मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे देश में बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी का माहौल चल रहा है। आप देखते ही होंगे, एक शिक्षक से लेके एक स्टूडेंट तक इतना बेरोज़गार है कि वह अपने खर्चे नहीं चला सकते हैं। चलो उसी की बात, आज उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं बगैर समय गवाते हुए। चलिए चलती हैं अपने बेरोज़गारी टॉपिक की ओर। चलिए शुरू करते हैं। बेरोज़गारी आइए हम आपको बता दें, शुरू से बताते हैं, एंड तक बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे। देखो, बेरोज़गार आदमी तब माना जाता है जब वह कार्य करने के इच्छुक हो या योग्य हो, लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पाते हैं। चलिए लिखते हैं। एक व्यक्ति बेरोज़गार तब माना जाता है यदि वह कार्य करने के इच्छुक व योग्य हो, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। इसे ही बेरोज़गारी कहते हैं। अब बात करते हैं बेरोज़गारी के बारे में। बहुत सारी बेरोज़गारी हैं, जैसे कि आप देखते ही होंगे, इच्छुक बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, बहुत सारी बेरोज़गारी हैं। चलिए एक एक से पढ़ते हैं सभी को। नंबर एक हेडिंग डालेंगे बेरोज़गारी। अच्छा, एक बात और आती है, बेरोज़गारी आंकड़ों का संग्रह कौन करता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिख लेते हैं। बेरोज़गारी का या बेरोज़गारी आंकड़ों का संग्रह कौन करता है? तो ये करता है NSSO करता है। बेरोज़गारी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? बेरोज़गारी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो ये आपका करता है नीति आयोग, या इसे योजना आयोग भी कहते हैं। नीति आयोग। बेरोज़गारी किसके अंदर आती? ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बेरोज़गारी किसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है, तो ये बेरोज़गारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या अनएम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीधा हेडिंग डालेंगे ऐच्छिक बेरोज़गार। नंबर 1 पॉइंट हेडिंग डालेंगे ऐच्छिक बेरोज़गार। एक ऐसे बेरोज़गार होते हैं जिन्हें कोई कार्य करने के इच्छुक ना हो, इन्हें बेरोज़गार माना जाता है। जब कोई कार्य करने के इच्छुक ना हो, और इसे ही बेरोज़गार माना जाता है। जब कोई व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक ना हो, या इसे बेरोज़गार भी कहते हैं।
से ही बेरोजगार कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे अर्ध रोजगार या अल्प रोजगार। दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे अर्ध रोजगार या अल्प रोजगार। ये ऐसे बेरोजगार होते हैं जो योग्यता से कम काम करते हैं, आधे समय कार्य करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ये पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम कार्य, या योग्यता से कम कार्य करते हैं, ये भी लिख लेते हैं। योग्यता से कम काम करते हैं, कम कार्य करते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे तीसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी दोनों ही कह सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी ये ऐसी बेरोजगारी होती है जैसे जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो। आप अपने इसे जान सकते हैं, जैसे 1 बीघा खेती करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग कार्य कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। कहीं वहाँ अगर 15 कर दिया जाए, बाकी बचे उनका कोई काम होगा, उनका काम 0 होगा। इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो, जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो। जैसे मान लो 3 आदमी 1 बीघा खेती करते हैं। वहीं उसी के जगह अगर 8 आदमी कर दी जाए, 8 आदमी वो भी 1 बीघा खेती करते हैं। आप बताएंगे वहाँ 3 आदमी का काम है, लेकिन आपने वहाँ 8 आदमी घुसेर दिए हैं, तो वहाँ जो बचे 5 आदमी, उनका कार्य कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 आदमी कार्य हो जाएगा 0। इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। श्रमिक सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। श्रमिक सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अब चलते हैं सीजनल बेरोजगारी, जैसे मौसमी बेरोजगारी। ये तो आप जानते ही होंगे, मौसम पे आधारित काम, जैसे कृषि चल लिख लेते हैं, कोई नहीं। मौसमी बेरोजगारी, मौसम पे आधारित बेरोजगारी, मौसम आधारित कार्य से संबंधित, कुछ भी कह सकते हैं, संबंधित। जैसे कृषि लिखो, इसमें सब आ जाएगा, साग सब्जी सब कुछ, फूल वूल जो कुछ भी आता है। अब चलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अगला पॉइंट बनाएंगे चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी किसी देश में अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर आधारित, जैसे मंडी,
होगी मंदी। किसी देश अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति पर आधारित जैसे मंदी। आगे चलते हैं। घर्षण बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी। आंशिक बेरोजगारी। चलते हैं। ये बेरोजगारी कैसी होती है? इस बेरोजगारी का अच्छा उदाहरण हमारे सर ने बताया था, महेंद्र प्रजापति, उन्होंने बताया था। जैसे मान लो कोई एक प्राइवेट टीचर है, मान लो कुछ पैसे दिए जाते हैं, मतलब 5-10 हज़ार मिलते हैं। सपोज दैट 10 हज़ार किसी व्यक्ति को मिलते हैं एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाने में, वह कुछ समय स्कूल में पढ़ाते हैं। और अगर बगल वाला स्कूल उस टीचर को एक ऑफ़र दे देता है, बोले हमारे यहाँ आप पढ़ाने लगो, मैं आपको 12,000 रुपये दूँगा। क्या? 12,000 रुपये दूँगा। और वहाँ उसने जिस स्कूल में पढ़ाता वह स्कूल छोड़ दिया, दूसरे में चला गया, और वहाँ पता चला कि 2 महीने आपकी जगह नहीं है, 2 महीने आप पढ़ा नहीं सकते। वो 2 महीने का जो गैप बच गया वही कहलाता है घर्षण बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी। जैसे अस्थायी समय के लिए लिख लेते हैं। अस्थायी समय के लिए जॉब सिटिंग या जॉब सर्च में चला जाता है। जॉब सर्च में चला जाता है। अब चलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ये बेरोजगारी होती है शिक्षक वर्ग में बेरोजगारी। मैंने जो अभी आपको बताया था, कुछ लोग शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं फिर भी बेरोजगार हैं। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी है औद्योगिक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, आंशिक या घर्षण बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारियां हैं। जैसे उद्योगों में कमी के कारण, औद्योगिकों में कमी के कारण होती है। कमी के कारण बेरोजगारी। ये बेरोजगारी होती है जैसे शहरी क्षेत्र में होती है, फैक्टर में होती है। शहरी क्षेत्र और फैक्टर में होती है। जैसे शहरी क्षेत्र या फैक्ट्री में होती है। अब आते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। आपका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कैसी होती है? तकनीक में परिवर्तन के कारण हो सकती है।
जैसे पूंजी कम है, आप कोई व्यवसाय नहीं शुरू कर पा रहे हैं, पूंजी कारण हो सकती है, और अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण हो सकती है। इसके कारण से लिखते हैं तकनीक में परिवर्तन के कारण हो सकती है। पूंजी कमी के कारण भी हो सकती है, पूंजी कमी के कारण। आशा करता हूँ आपको बेरोजगारी से संबंध जो कुछ भी डाउट था, जहाँ से भी ये प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। थैंक यू, गुड फॉर ऑल दी बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।